नमस्कार, मैं दिलीप कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं चैनल गरीब और धनी की पुकार। आज हम आपको एक ऐसी राजनीतिक महिला से मिलाएंगे जो कि जन जन की प्रिय हैं। पूर्व में उर्दू अकादमी की उपाध्यक्ष रह चुकी हैं प्रदेश की, और 10 वर्ष तक उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष पद पर अपने कार्य किया है। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल गरीब और धनी की पुकार में। मैडम, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि आप 5 वर्ष तक उर्दू अकादमी की प्रदेश की उपाध्यक्ष रहीं। आपने उर्दू भाषा के प्रगति और उत्थान के लिए क्या किया? जब मैं उर्दू एकेडमी की चेयरपर्सन बनी थी तो उर्दू एकेडमी का कोई जानता भी नहीं था उसका नाम। अच्छा। लोगों ने कहा मुझसे लिटरली कि हम लोग नहीं जानते उर्दू एकेडमी क्या है। मैंने लोगों को उनको इंट्रोड्यूस कराया। फिर इंट्रोड्यूस कराने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। उर्दू एकेडमी में जब गई तो स्टाफ तो बहुत ज़्यादा था, 95 लोगों का, और उनकी सैलरी आती थी। उसके अलावा उर्दू एकेडमी में काम के लिए सिर्फ 27 लाख रुपए आते थे। बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी, क्योंकि हमारी सीएम थी और हमारी चेयरपर्सन भी थी वो। मैं उनसे मिली इस सिलसिले में और मैंने कहा किसी भी भाषा के लिए, किसी को इंट्रोड्यूस कराने के लिए ये पैसे बहुत कम हैं। तो उन्होंने 1.5 करोड़ की उसकी 1.5 करोड़ में बहुत काम हुआ, क्योंकि मैंने सेमिनार्स किए, लोगों के वजीफ़े दिए, क्योंकि जो उर्दू के लिए काम कर चुके हैं लोग, और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ लगा दी बुक्स लिख के। अब वो एक उम्र के पड़ाव में आ गए कि उनके यहाँ उनके बच्चे उनको केयर नहीं करते, या बच्चे अगर हैं भी तो उनके अपने इतने खर्चे हैं कि चाह के भी माँ बाप की केयर नहीं कर सकते। तो हमने ऐसे उर्दू के अदब वालों को और उर्दू की खिदमत करने वालों के लिए हमने एकेडमी में एक फ़ंड बनाया, जिसमें कि उसको 10,000 रुपये का अचानक उसको अपने पूरा चेकअप कराना है, डॉक्टर को दिखाना है तो मिले, और 2,000 रुपये महीना हमने पेंशन रखी। संभल में भी 2-3 लोगों को मिलते हैं, मुजम्मिल साहब को, सुल्तान साहब को, मुरादाबाद में, अमरोहा में। यानी हमने लोगों को प्रेरित किया कि वो उर्दू से उनकी मतलब जो काम है वो उनकी रोज़ी रोटी में तब्दील हो जाए। एक अल हिलाल होती है, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक्स थी, उसकी सारी हमने मौलाना आज़ाद साहब के सारे उसमें जो उन्होंने लिखा था उसके मेन कॉलम थे, वो हमने पब्लिश कराई। तो एनीवे उर्दू में बहुत काम किया और बहुत अच्छा टाइम मेरा गुजरा। और सारे एक तो पढ़े लिखे लोग सब मिलते थे उसमें। सारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे बनारस यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, उसके जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट होते थे उर्दू के, वो मेरे मेंबर होते थे। जैसे ये आपने सुना, मुनव्वर राना को सुना होगा, इनकी बेटी सुमैया राना आप थोड़ी एक्टिव हैं, वो मेरी मेंबर थी। तो अनवर जलालपुरी जो बड़ा अच्छा कन्वीनर थे, वो मेरे मेंबर थे। तो इसमें बड़ा अच्छे लोगों से मुलाकात रही, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और आई एम सेटिस्फाई कि मैंने कुछ किया। जब मुझे कोई पोस्ट मिली तो मैं कुछ कर सकी, अल्लाह ताला ने। मैडम, मेरा दूसरा सवाल है आपसे कि आप 10 वर्ष तक नगर पालिका की चेयरमैन रहीं। उस कार्यकाल में और आपके कार्यकाल में जो चेयरमैन है उसमें आप क्या अंतर देख रही हैं? क्या आपने ज़्यादा विकास कराया या इन लोगों ने ज़्यादा विकास कराया? इस पर ये तो आपने बहुत ही ये तो मैं नहीं जज कर सकती, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इस चीज़ को जज नहीं कर सकती। मेरा जज जो है वो आवाम है। जो आप लोग महसूस करते हैं मेरी वही कामयाबी है, और अगर आप लोग महसूस करते हैं मैंने काम नहीं कराया तो मेरी नाकामयाबी है। मेरे अपने ऊपर नहीं रहता कुछ भी है। तो ये तो आप सोचेंगे मैंने काम कराया या नहीं कराया, अब ज़्यादा काम हो रहा है या कब किस पीरियड में ज़्यादा काम हुआ। आपसे अच्छा जज कोई नहीं है। पब्लिक जो है वही सुप्रीम है, आप ही सब लोग हैं। आपका जो आइडिया होगा, मुझसे लोग कहते हैं मैडम आपने काम कराया, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो वो उनकी नज़र हो सकता है मैंने काम ना कराया, मुझसे प्यार हो लोगों को, ये भी हो सकता है। और ये बहुत बड़ी बात है, अगर मैंने काम नहीं कराया और मुझे लोग प्यार करते हैं तो ये उससे भी बड़ी बात है कि काम करा के किसी को मिले। तो मुझे ये लगता है इसका जजमेंट आप सब लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ। अच्छा मैडम, एक सवाल मैं ऐसा कर रहा हूँ जो बिल्कुल अलग है हटके। ये आजम खां रामपुर के सपा के सांसद हैं और एक कद्दावर नेता के रूप में ये जाने जाते हैं। तो ये 1 साल से जेल में बंद हैं। इनके ऊपर तमाम सैकड़ों मुकदमे लगे हैं। इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, सियासत अलग चीज़ है, लेकिन मेरी राय अलग है बिल्कुल। मैं पॉलिटिक्स में तो हूँ, लेकिन वो वाले पॉलिटिक्स वाली सोच नहीं है मेरी कि इसको बंद करो, इसको मारो, इसको पीटो। एक्चुअली मैं आज़म साहब हमारी पार्टी में नहीं है, लेकिन एक बहुत अच्छा काम किया उन्होंने यूनिवर्सिटी का।
जो सब किसी के लिए है, उसमें वाकई में वो बच्चे पढ़ते हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, या बहुत गरीब जो लेबर क्लास के लोग होते हैं उनके बच्चे भी पढ़ते हैं। तो ये एक हमारा जो स्कूल है ना, जो कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये हिंदुस्तान का भविष्य है, ये फ्यूचर है। हम लोग पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। हम लोग एक तरफ कहते हैं कि पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, हिंदुस्तान के बच्चों को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, लेकिन हम जहाँ वो यूनिवर्सिटी और स्कूल का एक कल्याणकारी काम है, वो इतना अच्छा काम किया, तो अगर उन्होंने कुछ किया था तो उनसे करते। उनकी यूनिवर्सिटी को बंद करना, वहाँ बच्चों के साथ मिसबिहेव करना, टीचर्स के साथ मिसबिहेव करना, ये किसी भी पार्टी के साथ हो, बीजेपी के साथ अगर सपा करे या बसपा करे या बसपा के साथ दूसरे लोग करें, इसको पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए। अपने देश को अगर ज़ुबानी तौर से कहते हो कि हम देशभक्त हैं, तब तो आप ये कर सकते हो, और अगर दिल से देश को प्यार करते हो तो वो चीज़ जो देश को नुकसान पहुंचाए आप नहीं कर सकते। और अगर ऐसा कोई करता है तो फिर ज़ुबान से कहता है, दिल से नहीं मानता। हिंदुस्तान मेरा प्यारा हिंदुस्तान, लेकिन मैं मानती हूँ, इसलिए मुझे तकलीफ़ है उस यूनिवर्सिटी को बंद होने की। लोगों के वैसे भी कोविड की वजह से बहुत नुकसान हो चुका है, उसके बाद ये नुकसान बड़ा नुकसान है। कितने लोग का मेडिकल का 1 साल चला गया, कितने लोग का इंजीनियरिंग का 1 साल ख़राब हो गया। तो ये हमारे देश का भविष्य था जिनका टाइम ख़राब हुआ। आप पॉलिटिक्स से इसको, एजुकेशन को दूर रखिए। एक सवाल है मेरा आपसे कि आप जब लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, उसके बाद आप राजनीति से करीब करीब हट सी गई थी, ये आम लोगों का मानना है, इसका क्या कारण रहा? और अब जो है एकदम हम देख रहे हैं 6 महीने से आप सक्रिय हो गई, आप हर कार्यक्रम में जा रही हैं, सबके जा रही हैं, इसका क्या कारण है? एकदम इसका कारण ये है, ये मैं भी मानती हूँ। मैं 5 साल जो अलग रही ना, लोगों ने समझा ये चुनाव हार के अलग हो गई। हुआ ये कि मैं भी चुनाव लड़ी थी, अकील साहब भी चुनाव लड़े थे। मैं संभल से लड़ी थी, अकील साहब बहजोई से लड़े थे। अकील साहब जीत गए, मैं हार गई। लेकिन बहन जी, शायद बहन जी क्योंकि लेडी है, उनको मेरे ऊपर तरस आया, ये जो भी उन्होंने फील किया होगा। उन्होंने अकील साहब से भी कहा, भाई तुम्हें पहले मंत्री बना दिया था, अब मैं तुम्हें मंत्री नहीं बना रही हूँ, तुम्हारी पत्नी को वो होगा, अफसोस होगा, वो हार गई है, मैं उसे बना देती हूँ मंत्री, क्योंकि बहन जी ने मुझे मंत्री का दर्जा भी दे रखा था। तो बहन जी ने उनका वो छीन के मुझे दे दिया एक तरह से। जब मुझे दिया, मुझे उस काम करने में बहुत मज़ा आया, जो मैंने आपको बताया कि उर्दू अकेडमी के लिए मैंने जो 5 साल किए, क्योंकि 1 साल का टर्म होता है। बहन जी ने हर साल लेटर आ जाता था रिन्यूअल का, तो 5 टाइम्स मेरे पास आया। मैं 5 साल वहाँ रही, और इस 5 साल में मैंने ऑफिस में बैठ के काम नहीं किया। आज बहराइच जा रही हूँ, आज आजमगढ़ जा रही हूँ, आज मुझे AMU जाना है, आज BHU जाना है, तो हैदराबाद में भी मैंने प्रोग्राम्स किए। तो ये मैं पूरे में रहती थी। धर्मशाला है हिमाचल में, वहाँ हमने बुक सेल लगाई। तो ये सारी चीज़ें मैं करती रही, और उसमें मैं बहुत बिजी रही। जैसे मैंने नगर पालिका में सोचा था कि जब आपने, पब्लिक ने मुझे एक जगह दी है, एक चेयर दी है, कि इस पे एक विश्वास जता के बिठाया है, तो कुछ करना चाहिए, सिर्फ सोना नहीं चाहिए या सिर्फ दावत नहीं खानी चाहिए। तो इसी तरह मैंने यहाँ भी 5 साल सोचा कि उर्दू की खिदमत करनी चाहिए। बहुत प्यारी ज़बान है, बहुत मीठी ज़बान है। बात करने, मुझे एक शेर याद आ रहा, बात करने का सही तौर तरीक़ा सीखा, बात करने का सही तौर तरीक़ा सीखा, हमने उर्दू के हवाले से सलीक़ा सीखा। क्योंकि मुझे उर्दू से बहुत प्यार है, और हिंदुस्तान की ज़बान है, हिंदुस्तान में बनी है। ये तो एक लोगों का, क्योंकि यह है कि ये मुसलमानों की ज़बान है, ऐसा नहीं। ये तो इन्वेंट ही यहाँ हुई। ये तो सारे ताजिर आते थे, सारे लोग बाहर से आते थे। वो कोई देवनागरी बोलता था, कोई ब्रज भाषा बोलता था, कोई फ़ारसी बोलता था। सारे वर्ड्स को मिला के एक ज़बान वजूद में आई, जो उर्दू, जिसका नाम पड़ा। और ये बड़ी मीठी थी, क्योंकि दरबारियों की ज़ुबान थी। बादशाह ज़िले इलाही तशरीफ़ ला रहे हैं, तख़ लिया, और ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती थी। एक आप नॉर्मली कह दीजिए कि आप बैठ जाइए दिलीप जी, आप बैठ तो तब भी जाएंगे, और मैं कहूँगी अरे अरे दिलीप जी आइए आइए, तशरीफ़ रखिए, तो आपको एक वेट महसूस होगा। वो वेट देने वाली मीठी ज़ुबान थी। तो इसलिए ज़ुबान की खिदमत करने का मौका मिला। मैं 5 साल वहाँ बिज़ी रही। मैंने उसको भी कोशिश की कि सीट तो कभी परमानेंट नहीं होती, आना जाना, दुनिया में इंसान नहीं है तो ये चीज़ तो, पोस्ट तो होती ही नहीं। मैं चली जाऊँगी तो लोग याद रखें, और मैं जो पोस्ट है उसके साथ इंसाफ कर सकूं, इस ज़ुबान के साथ इंसाफ हो जाए। तो मैं 5 साल उसमें बिजी रही, इसलिए मैं संभल में नहीं नज़र आई। एक सवाल मेरा, इस समय जो देश और प्रदेश में राजनीति चल रही है, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि बसपा की ज़मीन काफ़ी हद तक खिसकती नज़र आ रही है, वो कमज़ोर होती नज़र आ रही है। क्या आप मानती हैं बसपा कमज़ोर हो रही है? नहीं, बसपा कमज़ोर नहीं हो रही। ये एक्चुअली में अब इलेक्शन आएंगे, इसका जवाब तो फिर वही है, आवाम के पास है।
लेकिन आवाम अगर समझ के वोट देगी, सोच समझ के वोट देगी, तो बसपा को वोट करेगी। एक देश को बचाने के लिए, धर्मनिरपेक्षता को रखने के लिए बसपा को वोट देगी। अभी 1 साल चुनाव में है, तो अगर आवाम को महसूस करेगी हमारे साथ क्या हुआ और कहाँ हमारे साथ फ़ायदा हो सकता है, तो बसपा को देगी वोट। और मैं तो सोचती हूँ कि बसपा का बड़ा अच्छा वो है, लोग समझ गए हैं, सब पार्टी को देख लिया लोगों ने, तो अब शायद बसपा की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि अभी 1 साल है, 1 साल में बहुत कुछ सोचा समझा जाता है, तो ऐसा नहीं है। बस आपसे एक आखिरी सवाल, ये किसान आंदोलन चल रहा है कृषि कानून लेकर, और एक देश में जो महंगाई के खिलाफ जो बवंडर मचा है, जैसे एलपीजी गैस जी है, जी बिल्कुल, डीजल है, 225 रुपये बढ़ पेट्रोल है, गई है। इस पे आप क्या कहना है, ये कैसे है? देखिए, देश का जो है किसान, मैं उसके साथ हूँ। किसान के साथ तो हम सबको होना चाहिए। एक किसान ऐसा है, हम लोग जाते हैं देहात में तो हम देखते हैं कि सुबह से शाम तक कितनी मेहनत करता है। पाला पड़ रहा है तो वो खुद भी खेत में आ जाता है, यानी इतना मेहनत करके। सही कहते हैं, अन्नदाता तो खैर अल्लाह है, देने वाला तो, लेकिन वो ज़मीन पे बेहद मेहनत करके सारे लोगों को, जितने भी लोग हैं, अगर आप ऑफिसर हैं तो उनको टीए मिल रहा है, उनको 1 साल घूमने का मिल रहा है, उनको बड़ी सारी चीज़ें हैं, पेंशन भी मिल रही। जो किसान है वो बहुत मेहनत कर रहा है, उसको उसकी मेहनत का कुछ भी नहीं मिलता। आलू ख़राब हो गया वो फिर बैठ गया, गेहूँ में अगर कीड़ा लग गया तब ख़राब हो गया, तो उसकी बात सुननी चाहिए। और अगर कोई भी, मैं ये कहूँ कि दिलीप जी आप मुझसे ये चीज़ ले लीजिए, आप कहें मैडम मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, ये ख़त्म करके ये दे दीजिए, तो आप बेहतर जानते हैं आपको क्या ज़रूरत है। किसान जानता है उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और जो किसान आंदोलन कर रहा है वो पढ़ा लिखा है, वो ऐसा नहीं कि जाहिल बैठे हैं। कौन चाहेगा कि इतनी ठंड में 200 कितने लोग उनके शहीद हो चुके, वो शहीद हो जाएं? कौन चाहेगा अब लू में वो बैठे रहें? वो मजबूर हैं बैठने के लिए। सरकार को उन्होंने वोट दिया है, ऐसा नहीं है उनके वोटर नहीं है इसलिए नहीं सुनी जा रही। सरकार को उन्होंने वोट दिया है, सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। अगर वो लोग, जो हम भी समझ रहे हैं कि ये कहाँ किससे पैक्ट है, क्यों सरकार ऐसी मजबूर क्या है? क्या अपने आवाम की नहीं सुनेगी सरकार? किसकी सुन रही? क्या मजबूरी है कि वो चाह रही है कि 1 साल तक बैठे रहे, लोग मरते रहें, शहीद होते रहें, और उनको अपने घरों से दूर रखा जाए, और वो सरकार कानून वापस न ले? बड़ी पावरफुल सरकार है, उससे से क्या किसी को से लेने की इजाज़त ज़रूरत नहीं है कि भाई बहुत गठबंधन की फ्रैक्चर्ड सरकार है, ये नहीं मान रही, वो पार्टी नहीं मान रही, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, उसके बाद वो वापस नहीं ले रहा है। तो कहीं ना कहीं जो फिर किसानों को अंदेशा है कि शायद अडानी और अंबानी से इनका पैक्ट है, तो वो बात सही जाहिर होती है। और अगर पैक्ट नहीं है तो ये वापस लेना चाहिए। मैं मज़दूरों के साथ हूँ, किसानों के साथ हूँ। ये देश का किसान है, ये 80% यहाँ पर है, ये हमारे लिए सारी चीज़ें मुहैया करता है। यानी जो हम गेहूँ खाते हैं, जो सब्जियाँ उगाता है, उसकी हम नहीं सुन रहे, उसकी आमदनी क्या है। मैं उनके साथ हूँ।